हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएच हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट एंड रीचेकिंग के बारे में। जैसा कि आप लोग को पता है कि इग्नू ने दिसंबर 2021 टर्म एग्जाम जो 4 मार्च से 11 अप्रैल के बीच में कंडक्ट करवाया जा रहा है, उसका रिजल्ट डिक्लेयर करना स्टार्ट कर दिया है। अभी तक 3 अपडेट पब्लिश कर दिए गए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट का अच्छा मार्क्स आया है, बहुत सारे स्टूडेंट का मार्क्स अच्छा नहीं आया है, बहुत से स्टूडेंट फेल हो गए हैं या बहुत से स्टूडेंट पास भी हुए हैं, तो वो अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं है। तो इग्नू में एक रूल ये होता है कि अगर आप अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं हैं तो आप पेपर रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ आप ये भी देख सकते हैं कि आपका पेपर चेकिंग हुआ कैसे है। आप फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट और रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसका पोर्टल आज ही स्टार्ट कर दिया गया है। तो इस वीडियो में मैं आप लोग को डिटेल में बताऊंगा कि इग्नू में रिवैल्यूएशन और फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट के लिए कैसे अप्लाई किया जाता है और अप्लाई करने के टाइम पे कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। आप लोग वीडियो को ध्यान से और कंप्लीट जरूर देख लीजिएगा। एएच हेल्पलाइन चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो इग्नू के रिलेटेड हर एक ट्रस्टेड इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर एक इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। ना देखो, अगर आपको अपना पेपर रीचेकिंग करवाना है या अपना आंसर शीट देखना है कि किस तरीके से आपका पेपर चेकिंग हुआ है, तो आपको इसी पोर्टल से अप्लाई करना होगा। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अप्लाई कैसे करना है ये प्रोसेस हम लोग आगे वीडियो में देखेंगे। पहले कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन जान लेते हैं। फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट के बारे में पहले जान लेते हैं, उसके बाद से रीचेकिंग के बारे में बात करेंगे। फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट मतलब क्या हुआ? आपने जो एग्जाम दिया है उसका रिजल्ट यहां पे डिक्लेयर हो गया। मान लो जैसे ये स्टूडेंट का BSDC 134 में 51 मार्क्स आया है। अब इनको डाउट है कि 51 मार्क्स मेरा नहीं आना चाहिए, ज्यादा आना चाहिए। तो पहले ये फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट के लिए चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। उसमें होता यह है कि जो आपका पेपर चेकिंग हुआ है वो आपको स्कैन करके भेज दिया जाएगा, ठीक है, जिसमें आप चेक कर सकते हो कि आपका पेपर चेकिंग कैसे हुआ है, कौन कौन से क्वेश्चन में कितने मार्क्स दिए गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट मंगाने में फायदा यह है कि इग्नू में बहुत ज्यादा पेपर चेकिंग में बहुत धांधली होता है। क्या होता है? बहुत बार मैंने बहुत सारे वीडियोस में आप लोग को बताया भी है कि पेपर चेकिंग होता ही नहीं है। बहुत बार क्या होता है कि जो पेपर चेकिंग जो भी टीचर कर रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन को टिक आउट ही नहीं करते हैं, वो चेक ही नहीं किया हुआ होता है, तो वो आप क्लेम कर सकते हो। साथ ही साथ नंबरिंग में जो ये काउंट होता है वो काउंट करने में गलती होता है, तो उसको आप क्लेम कर सकते हो। फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट बहुत जरूरी होता है। अगर आप रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर रहे हो तो एट द सेम टाइम फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट के लिए भी अप्लाई करना मैं ये हर साल रिकमेंड करता हूं। इससे आपके मार्क्स बढ़ने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। क्योंकि देखो, अभी मान लो मार्क्स आपका कम आया और फिर आपने रीचेकिंग के लिए अप्लाई किया। अब रीचेकिंग आपका सही से होगा इसका क्या गारंटी है? लेकिन आप अगर फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट मंगा लोगे ना, तो ये आप कंफर्म रहो कि आपका अब रीचेकिंग बहुत अच्छे से होगा, क्योंकि आपके पास प्रूफ है। अगर दोबारा उन्होंने सही से चेकिंग नहीं किया तो फिर आप इसको क्लेम कर सकते हो, है ना। तो इसलिए फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट मंगाना बहुत जरूरी है और मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं, क्योंकि रीचेकिंग में 750 रुपया पर पेपर लगता है और फोटोकॉपी में सिर्फ 100 रुपीज लगता है। तो फोटोकॉपी मंगाओगे तो एक तो ये भी पता चलेगा कि आपका पेपर चेकिंग कैसे हुआ है, किस तरीके से मार्क्स दिया गया है, तो आप इंप्रूव भी कर सकते हो। साथ ही साथ अगर चेकिंग करने में कोई गलती हुआ होगा तो वो भी आप उसको ठीक करवा सकते हो। मेल करना पड़ता है, वो मैं बाद में बताऊंगा कैसे क्लेम करना पड़ता है। साथ ही साथ अगर कोई क्वेश्चन छूट गया है, यानी कि वो चेकिंग ही नहीं हुआ है, तो भी आप चेक कर सकते हो, ठीक है ना। और उसके बाद से रीचेकिंग के लिए अप्लाई करोगे तो मार्क्स बढ़ने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट मतलब क्या हुआ? जो आपने एग्जाम दिया है, जिसका रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है, वो कैसे चेकिंग हुआ है, बस उसका स्कैन कॉपी आपके पास भेज दिया जाता है। या तो आपके घर पे बाय पोस्ट भेजा जाता है या फिर आपके मेल पे कुछ इस प्रकार से भेज दिया जाता है उसका स्कैन कॉपी। मैक्सिमम स्टूडेंट को स्कैन कॉपी उनके मेल में ही इस तरीके से भेजा जाता है ना। ये तो रहा फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट के बारे में। अब हम लोग रीचेकिंग के बारे में बात कर लेते हैं, उसका क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है। मैं आप लोग को क्लियर कर देना चाहूंगा कि रीचेकिंग के लिए अगर आप लोग अप्लाई करते हो तो आपका पूरा पेपर फिर से रीचेक किया जाता है। बहुत से स्टूडेंट को यह भी डाउट होता है कि सिर्फ मार्क्स कैलकुलेट करते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। रीचेकिंग में पूरा पेपर आपका फिर से रीचेकिंग किया जाता है और मार्क्स, जहां तक आप लोग को ये यकीन होगा कि मार्क्स बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा या कितना ही मार्क्स बढ़ सकता है, तो मैं आप लोग को बता दूं कि ये इग्नू है, यहाँ पे बहुत कुछ होता है। एग्जाम्पल के तौर पर बाकी अदर यूनिवर्सिटी
पॉसिबिलिटी में रीचेकिंग में ज़्यादा 5 से 10 12 मार्क्स बढ़ते होंगे, लेकिन आपको यकीन नहीं होगा क्योंकि मैं 4 साल से देख रहा हूं सभी स्टूडेंट का रिजल्ट। 60 मार्क्स 50 मार्क्स भी रीचेकिंग के बाद बढ़ते हैं। कितने स्टूडेंट का 11 मार्क्स आया पहले और रीचेकिंग के बाद 60-70 मार्क्स हो गया। तो ऐसा भी होता है इग्नू में। तो अगर आप लोग सेटिस्फाइड नहीं हो तो जरूर आप लोग अप्लाई करना, लेकिन पैसा बहुत ज़्यादा लगता है। इसके बारे में तो मैंने ऑलरेडी आवाज़ उठाया, बहुत बार बोला है, लेकिन वो लोग सुनते नहीं है। लेकिन खैर, अगर पैसे का इशू नहीं है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर रहे हो तो फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट के लिए भी जरूर अप्लाई करना। ना रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो है 750 रुपया पर पेपर लगेगा, प्लस जिस दिन आपका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ उसके विद इन 1 मंथ के अंदर आप लोग अप्लाई कर सकते हो। जैसे 28 मार्च को आपका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ तो आप 28 अप्रैल के दिन 28 अप्रैल से पहले अप्लाई कर सकते हो। साथ ही साथ आप मल्टीपल टाइम रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि इग्नू का रिजल्ट अलग अलग डेट पे डिक्लेयर होता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आपको जैसे आपने 5 एग्जाम दिया, एक पेपर का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, उसमें आप मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं हो तो उसका अप्लाई कर दो। ऐसा नहीं है कि सभी पेपर का रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा उसके बाद से मैं अप्लाई करूंगा, ऐसा नहीं है। पहले जो पेपर का रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है अगर उसमें सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप लोग अप्लाई कर दो। बाकी अदर पेपर का रिजल्ट डिक्लेयर होगा उसमें भी अगर आप सेटिस्फाइड नहीं होगे तो उसके बाद अप्लाई कर देना। ठीक है, तो मल्टीपल टाइम अप्लाई कर सकते हो आप, और हर एक पेपर के लिए अलग अलग लास्ट डेट होता है। जैसे ये जो पेपर जिस दिन भी डिक्लेयर हुआ है उसी हिसाब से आपका 1 मंथ काउंट होता है। जैसे इनका 4 अप्रैल को अगर डिक्लेयर हुआ है तो इनको 4 मई तक अप्लाई करना होगा अपना रिवैल्यूएशन के लिए। ठीक है, तो ये रूल होता है। उसके बाद से जो रिजल्ट डिक्लेयर होता है वो भी, उसके लिए भी एक अलग सा पोर्टल बनाया गया है रिवैल्यूएशन का, वहां पे आके आपको अपना एनरोलमेंट पुट करना होगा, उसके बाद से अपना रिजल्ट चेक करना होगा। ना एक और डाउट के बारे में बात कर लेते हैं। स्टूडेंट के अंदर ये भी डाउट रहता है कि मान लो मैंने रीचेकिंग के लिए अप्लाई किया और जितने मार्क्स मेरे पहले आए थे उससे भी कम हो गए, तो फिर कौन सा मार्क्स कैलकुलेट होगा। तो देखो, इग्नू में जो रीचेकिंग का रूल है वो ये है कि अगर मान लो आपका मार्क्स कम हो जा रहा है तो वो कैलकुलेट नहीं होगा, मार्क्स बढ़ेगा तभी वो ग्रेड कार्ड में ऐड होगा। अगर मार्क्स कम हो जा रहा है तो जो पहले मार्क्स आया था वही रहेगा। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताता हूं, जैसे मान लो इनका मार्क्स आया 100 में 51, इन्होंने रीचेकिंग के लिए अप्लाई किया, इनका मार्क्स घट के हो गया 30। ठीक है, तो इनका जो 51 मार्क्स था वही रहेगा। अगर 51 से अगर रीचेकिंग के बाद 55 हो गया, 60 हो गया या 52 भी हो गया, तभी इनका मार्क्स ग्रेड कार्ड में ऐड होगा। अगर मार्क्स कम हो गया तो फिर ये मार्क्स नहीं ऐड होगा, जो पहले वाला मार्क्स था यानी कि 51 वही रहेगा। बात समझ में आया आप लोगों को। साथ ही साथ जो रीचेकिंग के लिए आप अप्लाई कर सकते हो या फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट के लिए अप्लाई कर सकते हो, वो सिर्फ थ्योरी पेपर के लिए ही है। मान लो आपने जो प्रोजेक्ट सबमिट किया है, जो प्रैक्टिकल का एग्जाम दिया है, जो असाइनमेंट सबमिट किया है, उसमें अगर आप अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं हो तो उसके लिए कोई रीचेकिंग या फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ये सिर्फ जो थ्योरी एग्जाम दिया आपने उसी के लिए ही एप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो सब रूल्स एंड रेगुलेशन समझ में आ गया। अब कैसे अप्लाई करना है वो जान लेते हैं। अप्लाई करने का प्रोसेस एकदम सिंपल है, मैं आप लोग को जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ। अच्छा, एक और बात मैं बोलना भूल गया था, मैं बता दे रहा हूँ कि जो भी एग्जाम MCQ में हुए हैं यानी कि OMR सीट पे हुए हैं उसके लिए आप रीचेकिंग या फोटोकॉपी ऑफ आंसर सीट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। बाकी अदर पेपर के लिए अप्लाई कर सकते हो। कौन कौन से पेपर के लिए अप्लाई नहीं कर सकते उसका यहाँ पे लिस्ट दिया गया है, जो एग्जाम MCQ में कंडक्ट करवाए गए थे। ठीक है ना, समझ में आ गया ना। इस पोर्टल पे आए, उसके बाद से डिक्लेरेशन के ऊपर क्लिक किया, डिक्लेरेशन के ऊपर क्लिक करने के बाद से आई एग्री एंड प्रोसीड के ऊपर क्लिक करोगे। उसके बाद से नीचे में किस एग्जाम स्टूडेंट, इसके ऊपर क्लिक करोगे, इस पोर्टल पे आ जाओगे। यहाँ पे आपको अपना एनरोलमेंट पुट करना है, यहाँ पे अपना प्रोग्राम कोड सिलेक्ट करना है, उसके बाद से लॉग इन करना है। जैसे लॉग इन करोगे इस तरीके से आपका सारा डिटेल शो होने लगेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको अपना वैलिड ईमेल एड्रेस पुट करना है। याद रखिएगा कि वही ईमेल एड्रेस यहाँ पे पुट करना है जहां पे आप चाहते हो कि आपका फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट आए। मान लो आपने पहले कोई और ईमेल एड्रेस दिया था, अभी वो ईमेल एड्रेस वैलिड नहीं है, तो उसको डिलीट करके न्यू ईमेल एड्रेस डाल सकते हो जहां पे आप फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट मंगवाना चाहते हो, क्योंकि यहीं पे आपका फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट आएगा। बहुत सारे स्टूडेंट कैफे से अप्लाई करते हैं तो कैफे वाले अपना ईमेल आईडी दे देते हैं, तो उसको डिलीट करके आप अपना ईमेल आईडी डाल सकते हो। बस इतना ही जान लेना कि वही ईमेल एड्रेस डालना जहां पे आपको फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि जो इग्नू में रजिस्टर्ड है वही ईमेल एड्रेस डालो, जो भी ईमेल एड्रेस जहां पे आप फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट मंगाना चाहते हो वो ईमेल एड्रेस यहां पे पुट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद मोबाइल नंबर आपका ऑलरेडी पुट किया हुआ रहेगा। एग्जाम सेंटर कोड ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका वजह यह है कि जो आप लोग का पेपर चेकिंग करने के लिए इवैल्यूएशन सेंटर पे जाता है तो जो पेपर रखा रहता है वो लॉट के हिसाब से, एग्जाम सेंटर कोड के हिसाब से रखा रहता है। तो अगर आप एग्जाम सेंटर कोड सही से लिखोगे तभी आपका फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट जल्दी मिल जाएगा, क्योंकि उनको ढूंढने में आसानी होगा। ठीक है, और एग्जाम सेंटर कोड अगर आपको नहीं पता है तो आप अपना एक बार हॉल टिकट चेक करो, हॉल टिकट में आपका एग्जाम सेंटर कोड दिया हुआ रहेगा।
सो सारा डिटेल फिलअप किया। डिटेल फिलअप करने के बाद से जब नीचे आओगे तो यहाँ पे सारा लिस्ट दिया हुआ रहेगा कि कौन कौन से पेपर का रिजल्ट आपका डिक्लेयर किया गया, उसमें कितना मार्क्स आए हैं, कब रिजल्ट डिक्लेयर किया गया। वो डेट भी दिया हुआ रहेगा जिससे आप कैलकुलेट कर सकते हो कि कितना दिन तक आप अप्लाई कर सकते हो रीचेकिंग के लिए। 1 मंथ तक का टाइम रहता है रीचेकिंग के लिए और फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट के लिए 45 डेज। ठीक है ना। यहाँ पे पूछा जाएगा कि कौन से पेपर के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो, वो सिलेक्ट करोगे। उसके बाद से सिर्फ रीचेकिंग के लिए अप्लाई करना चाहते हो या फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट के लिए अप्लाई करना चाहते हो या दोनों के लिए अप्लाई करना चाहते हो, तो मैं हमेशा रिकमेंड करूंगा आप लोगों को कि दोनों के लिए ही अप्लाई करो, जिससे मार्क्स बढ़ने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। हालांकि आप चाहे तो सिर्फ रीचेकिंग के लिए या फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट के लिए भी अप्लाई कर सकते हो या दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हो, आपका मर्जी है। लेकिन मेरा रिकमेंडेशन लोगे तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आपको दोनों के लिए ही अप्लाई करना चाहिए। जैसे आप लोग रिवैल्यूएशन एंड फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे 850 शो करेगा, कॉपी ऑफ आंसर शीट सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे 100 रुपीज से शो करेगा और रिवैल्यूएशन सेलेक्ट करोगे तब यहाँ पे 750 रुपीज शो करेगा। एक और बात मैं आपको बता देना चाहूंगा कि बहुत से स्टूडेंट जिनका मार्क्स अच्छा भी आ गया है तो अगर वो रीचेकिंग नहीं करवाना चाहते तो कम से कम फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट मंगवाएंगे, क्योंकि उससे उनको ये पता चलेगा कि पेपर चेकिंग हुआ कैसे है, कहीं मार्क्स कैलकुलेशन में तो कोई एरर नहीं है, क्योंकि मार्क्स कैलकुलेशन में भी इनका एरर रहता है। ठीक है ना। तो खैर जो भी हो वो आप सिलेक्ट कर लोगे। एक और बात मैं यहाँ पे बता देना चाहूंगा कि अगर आप फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट के लिए अप्लाई कर रहे हो या दोनों के लिए अप्लाई कर रहे हो तब आपको आई कार्ड का स्कैन कॉपी अपलोड करना होगा। अगर आप सिर्फ रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर रहे हो तब आपको आई कार्ड का स्कैन कॉपी अपलोड नहीं करना होगा, तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो यहाँ पे जो आपको जिसमें अप्लाई करना है वो करोगे, उसके बाद से ऐड रिक्वेस्ट के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। उसी तरीके से मान लो ये एक पेपर के लिए मैंने अप्लाई कर दिया, आपको एक और पेपर के लिए अप्लाई करना है तो उसी तरीके से उसको भी यहाँ पे सिलेक्ट करोगे, फिर उसको भी कौन सा रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करना है, फोटोकॉपी के लिए अप्लाई करना है या रीचेकिंग के लिए अप्लाई करना है, उसको सिलेक्ट करोगे। उसके बाद से ऐड रिक्वेस्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे दोनों ऐड हो जाएगा। उसके बाद से अगर मान लो कोई पेपर गलती से ऐड हो गया, उसको डिलीट करना चाहते हो तो डिलीट भी कर सकते हो। उसके बाद से आपको अपना आई कार्ड का स्कैन कॉपी अपलोड करना होगा और उसका साइज 100 KB से नीचे होना चाहिए। लेकिन याद रखिएगा ये आई कार्ड का स्कैन कॉपी तभी अपलोड करना होगा अगर आप फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट के लिए अप्लाई कर रहे हो तब। अगर आपने सिर्फ रीचेकिंग के लिए अप्लाई करना है तब आपको ये अपलोड करने की जरूरत नहीं है। अगर आप फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट के लिए अप्लाई कर रहे हो या फिर दोनों के लिए अप्लाई कर रहे हो तब आपको ये अपलोड करना होगा, तो आपको आप अपलोड कर देना। ठीक है। अपलोड कर लोगे, उसके बाद से यहाँ पे सेव के ऊपर क्लिक करोगे, इस तरीके से शो हो जाएगा योर एप्लीकेशन डिटेल सेव सक्सेसफुली। ओके। उसके बाद ओके के ऊपर क्लिक करोगे, उसके बाद यहाँ पे मेक पेमेंट ये लिंक एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद इसके ऊपर क्लिक करोगे, आप पेमेंट पेज पे आ जाओगे। पेमेंट पेज पे आने के बाद से यहाँ पे आपका डिटेल शो कर देगा कि इतना रुपीस आपको पेमेंट करना है। क्योंकि मेरे पास इनका आई कार्ड का स्कैन कॉपी नहीं था इसलिए मैंने सिर्फ रीचेकिंग के लिए यहाँ पे शो करके आपको दिखाया एग्जाम्पल के तौर पर। ठीक है ना। तो आप लोग अगर उसके लिए अप्लाई करोगे तो आपको अपलोड करना होगा। उसके बाद से यहाँ पे सिलेक्ट करोगे, कोई भी एक ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना, चाहे IDBI हो चाहे SDFC हो, इसमें कोई भी डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से अप्लाई कर सकते हो। ये सिर्फ पेमेंट गेटवे है। ठीक है। तो आपके पास चाहे IDBI या SDFC का अकाउंट है या नहीं है उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे हम SDFC सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद से सिलेक्ट करने के बाद से इस पेज पे आ जाएगा, फिर मेक पेमेंट के ऊपर क्लिक करोगे, फिर यहाँ पे नेक्स्ट पेमेंट पेज पे आ जाएगा और यहाँ पे आप डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड जिससे भी मर्जी उससे आप पेमेंट कर सकते हो या UPI से भी पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट हो जाएगा। पेमेंट होने के बाद से आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। 10 दिन के अंदर आपके ईमेल आईडी पे फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट आ जाएगा या फिर 15 से 20 दिन के अंदर आपके घर पे बाय पोस्ट आ जाएगा। ज्यादातर चांसेस रहता है कि ईमेल आईडी पे ही आ जाए। इसमें कभी कभी टाइम लगता है, मैक्सिमम टाइम 30 डेज का रहता है फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट आने में, और रीचेकिंग का रिजल्ट डिक्लेयर होने में टाइम लगता है। आप लोग को चेक करते रहना पड़ेगा। जैसे ही अपडेट आएगा तो मैं आपको चैनल पे बताऊंगा। ठीक है ना। तो यही सब था इस वीडियो में। मैं आप लोग को इग्नू की तरफ से जो रीचेकिंग और फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट के लिए पोर्टल स्टार्ट किया गया है उसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन दे रहा था कि फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट और रीचेकिंग के लिए कैसे अप्लाई करना होता है और कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। मुझे पता है वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन इग्नू देखो, इग्नू अपने आप में एक बहुत कॉम्प्लेक्स चीज है एंड उसका रूल्स एंड रेगुलेशन और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। स्टूडेंट सभी अलग अलग रीजन के रहते हैं, सबको समझ में आता नहीं है, सबको रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में नहीं पता है, इसलिए सारा इन्फॉर्मेशन बताने में थोड़ा सा वक्त तो लगता है और कुछ किया नहीं जा सकता। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। नाउ यही सब था इस वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ऑसम डे। थैंक यू सो मच।